आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड से आपको नवाजा गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड या कौन सा ऐसा सम्मान जो आपके दिल के बहुत करीब रहा कि मैं इस पल को नहीं भूल सकती हूँ? हम सब डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, बट जब उसको रिकग्निशन भी मिलती है, सबसे पहली रिकग्निशन तो मैं ये बोलूँगी जब वो पेशेंट ठीक होकर एक स्माइल के साथ जाता है ना कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। उस मेहनत को जो आप ठीक कर रहे हो उसको एक रिकग्निशन मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी एज एन फीमेल कोई प्रॉब्लम आई कि मैं कि नहीं लड़की हूँ तो अभी नहीं कर सकती हूँ? एक चीज़ मैंने मानी है और मैंने अपने लाइफ जर्नी से सीखी है कि ना, गिल्ट और सोसाइटल प्रेशर को साइड पे रखना चाहिए और कभी भी अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्या ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला इसकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड भी है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमेशा से आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आती हूँ और ये कुछ ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनके जरिए आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और आज वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से वो आपके लिए प्रेरणा बनकर उभर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी एक ऐसे ही खास मेहमान को मैं लेकर आप सभी के सामने आई हूँ जो बहुत खास हैं, बहुत टैलेंटेड है और साथ ही साथ बहुत ब्यूटीफुल भी हैं। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ, लेकिन थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। दरअसल हमारे साथ आज पॉडकास्ट में दिल्ली की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तानिया सूद हैं। जी हाँ, आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी और साथ ही आज उनके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। कैसे किया, कैसे शुरुआत हुई, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। बिल्कुल। और मतलब आपका आना हमारे लिए भी मैं कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब मैं बैठती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे लोगों के बारे में लोगों को मालूम चले। और जैसे मैंने कहा कि आप ही लोग हैं जिन्हें देखकर लोग सीख रहे हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि मतलब शुरुआत कैसे हुई? आपने काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये शुरुआत, ये जर्नी कैसी रही? मान के चलो तो शुरुआत शायद बहुत ही छोटी थी। अच्छा। तो मैंने मेरी क्लिनिक की शुरुआत एक क्लिनिक की स्पेस को, आई वुड से नॉट इवन स्पेस, एक छोटा सा कमरा था, वहीं पे एक टेबल कुर्सी और एक बेड था जहाँ मैं पेशेंट्स को ट्रीट किया करती थी। शुरुआत वहाँ से हुई। प्लस मेरे पास कोई आज सच मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा बैकअप नहीं था जो मुझे एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, ये सब एक चैलेंजिंग स्टेप रहा है इन द जर्नी। बस एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे पेशेंट को अपनी ईमानदारी से, अपनी फुल डेडिकेशन से, और सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट को फिजिकली ठीक करूं, बट ओवरऑल एक होलिस्टिक हीलिंग जहां मैं उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग और ओवरऑल उसे ठीक करके वापस भेजूं। बस ऐसे ही शुरुआत करी। फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट और दूसरे से तीसरे पेशेंट, एंड देन इट बिकेम अ कम्युनिटी। और आज जो भी मैं हूँ, आई बिलीव वो मेरे पेशेंट्स की ब्लेसिंग्स और उनका ठीक होना, उनकी स्माइल, सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि आपके बारे में जितना मैंने सुना कि विनेश फोगाट के साथ भी आप काम कर हाँ चुकी जी। हैं, पुन्या के साथ भी आपने काम किया है। तो ये बहुत मतलब मैं कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने छोटी-छोटी चीज़ों को जिया है अपनी लाइफ में। राइट, और जैसे कि मैंने सुना कि आप बहुत कम उम्र में 27 आपकी एज, जिस उम्र में राइट, आपने अपनी क्लिनिक की शुरुआत की। राइट। तो मैं चाहूँगी कि ये भी आप बताएँ कि फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो आपने ये पेशा चुना, मतलब इसे ही क्यों चुना? मेरा मानना ये है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो बिना किसी सर्जिकल या मेडिकल इंटरवेंशन के हुँ। एक पेशेंट को ठीक कर सकती है। इसके पीछे भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हुँ। मैं बताना चाहूँगी, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हुँ। ISIC हॉस्पिटल में उस टाइम एडमिटेड थी। तो मैं ऐसे वेटिंग एरिया में बैठी थी, वहाँ मैंने देखा कि व्हील चेयर पे एक पेशेंट है और उनके साथ में एक वाइट कोट पहने हुए डॉक्टर है। वहाँ मैंने देखा कि वो पेशेंट स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा। ओके, एंड उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो रही है। वो उनको, जिनको हम सोचते हैं कि शायद ये इस चीज़ के लिए इनकेपेबल है, उनको एबल बना रहे थे। हुँ। तो दैट गेव मी अ काइंड ऑफ क्यूरोसिटी कि ये क्या फील्ड है और ये क्या प्रोफेशन है, and मुझे इसके बारे में पढ़ना है। हुँ। एंड फिर मैंने उसके बारे में पढ़ाई करी तो पता चला कि एक ऐसी फील्ड है जिसका नाम फिजियोथेरेपी है, जो कि
एक व्हील चेयर रिडन को खड़ा करवा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी सर्जरी, बिना किसी मेडिसिन के, प्योर रिहैबिलिटेशन थेरेप्यूटिक अप्रोचेस से पेशेंट को हम खड़ा कर सकते हैं, उनको एबल बना सकते हैं, एक एथलीट को वापस खिलवा सकते हैं जब बिल्कुल। उसने अपनी सारी होप छोड़ दी होती है। सो दैट इज द पावर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं ये प्रोफेशन चूज करूं। बिल्कुल, क्योंकि आप जितनी ब्यूटीफुल हैं, मतलब आपको देखकर लगता है कि आप मॉडल भी बन सकती थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा अपना करियर चुना। अपने करियर में आपने ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ भी काम किया है, कई खिलाड़ियों के साथ और बड़े नेताओं के साथ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसा केस या कोई ऐसा आपका एग्जाम्पल जो आप बता सकें? तो शुरुआती दिनों में मैंने हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था, बट जब मैंने मास्टर्स करी अपनी स्पोर्ट्स में तो मुझे एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जाने का मौका मिला था, जहां मैंने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन सब के साथ काम किया। तो पहला क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आपको एक ऐसा एक्सपोजर देता है कि आपको ऑन लैंड नहीं, आपको आपको अपहिल अगर एक एथलीट है तो उसकी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर उसको समझने का मौका मिलेगा। आपका अगर स्विमर है तो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जो हमारा नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होता है और अपहिल और डाउनहिल कितना फर्क है, ये सब फिजियोथेरेपी आपको समझाती है। जो हमारी क्लिनिक अप्रोचेस रहती हैं वो ये रहती हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 10 दिन तो है पेशेंट को ठीक करने के लिए, बट 10 सेकंड में एक माइंडफुलनेस के साथ एक एथलीट को वापस फिट टू प्ले बोलना, उसकी इंजरी को उस टाइम ठीक करना, व्हाट इज द करंट मैनेजमेंट, कि अगर उसका घुटना जो है वो अनस्टेबल हुआ एक किक बॉक्सिंग में, तो उस टाइम आपको क्या करना है, टेपिंग जैसी टेक्निक्स करके, आइजिंग एंड ऑल दोज, जो कहते हैं ना हम इमिडिएट इंटरवेंशन, उन सब पे वर्क करके कैसे इमिडिएटली पेशेंट को एक रिलीफ देना है ताकि वो वापस अपना मैच प्रोग्रेस कर सके। ये मुझे ऑन फील्ड फिजियोथेरेपी जब मैंने इन एथलीट्स को देखा तब समझ आया। मतलब अगर देखा जाए मैम, तो आपका प्रोफेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा थोड़ा-सा मुश्किल कैसे है? क्योंकि डॉक्टर्स तो दवाई से मतलब ठीक कर देते राइट, हैं, लेकिन आपका क्या है ना, आपको मतलब आपको मेंटली भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ये एक राइट, बहुत बड़ी बात होती है। राइट। तो कभी कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास जिसने मतलब जो मेंटली बिल्कुल हार गया हो कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कोई केसेस आए? मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, स्पेशली बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, उनका ना पूरा कैरियर हुँ, उस पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल। और अगर एक बार इंजरी हो जाती है तो उनको वो स्ट्रेंथ, कि मेरे पास वो स्ट्रेंथ वापस आएगी, क्या मैं वापस खेल पाऊंगा। देखो क्या है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि आपने पेशेंट का दर्द हटाया एंड द हुँ, पेशेंट इज ओके टू वॉक। हुँ, नहीं, मुझे उसका कैरियर उसको वापस देना है जहां वो खेल सके वापस से। तो ये मेरा गोल था। हुँ, और इस चीज के साथ जब एक मेंटल ब्रेकडाउन के साथ पेशेंट आता है तो आपको सिर्फ उसे ठीक नहीं करना, आपको उसको काउंसल भी करना है। बिल्कुल। आपको उसको वो विश्वास दिलाना है कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। हुँ, और कहीं ना ये पेशेंस मुझे मेरे मदरहुड ने और ज्यादा अच्छे से सिखाया है। अच्छा। एक पेशेंस, एक अग्रेसिव नेचर से या एक डिसहार्टेंड माइंड से जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो आपको अपनी पेशेंस से, वेल नेचर्ड गुडनेस से कैसे उसको साइकोलॉजिकली भी ठीक करना है। हुँ, तो रहता यही है कि हम उनकी ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं, हुँ, स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। हुँ, फिर उनको वो एटमॉस्फेयर देते हैं जहाँ हम एजिलिटी ट्रेनिंग और ऐसी सब चीज़ें कराते हैं, हुँ, ताकि वो सिर्फ ठीक ना हो, वो वापस उनके लिए ना वही एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो फिट टू प्ले स्पोर्ट्स वाला हुँ, एटमॉस्फेयर, जहाँ हम उनको कोन्स के थ्रू एजिलिटी ट्रेनिंग कराते हैं प्लेस करके, हुँ, जंप्स वाले प्लायोमेट्रिक्स वगैरह एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि पूरी तरह से इंश्योर कर ले कि वो अब फिट टू प्ले हैं और वो खेल सके। तो वो कॉन्फिडेंस हम स्क्रैच से अपने क्लिनिक में डेवलप करवाते हैं। हुँ। आप एक मतलब अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन एक युवा है, तो एक युवा क्लिनिक ओनर होने के नाते आपको अपना प्रैक्टिस शुरू करने में कैसे-कैसे मतलब चुनौतियाँ आई? कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस थे? सो चैलेंजेस एक्चुअली बहुत थे, एज मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो था नहीं मेरे हुँ, पास ना। मेरे पास ऐसा कोई फैमिली में बैकअप था या किसी को आइडिया हो कि क्लिनिक को कैसे रन करना है, हुँ, क्योंकि बीइंग इट्स आप जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हुँ, या बिजनेस बैकग्राउंड हुँ, से है एज ऑफ नाउ। तो ऐसा मुझे क्लिनिक को कैसे रन करना है ये सब बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम किया था, पेशेंट देखना आता हुँ, था। तो जो सबसे बड़ा चैलेंजेस मैंने फेस किया, पहली बात तो रिसोर्सेज, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लिनिक में पेशेंट लेके कैसे आने हैं। हुँ, तो वही मैंने अपना अप्रोच रखा कि
एक पेशेंट आएगा, see that patient with dedication, with full compassion, उसको ठीक करना मेरा गोल था। और ठीक पेशेंट सिर्फ फिजिकली इंटरवेंशन दे के नहीं, उसको साइकोलॉजिकली होलिस्टिकली हमें अप्रोच रखना चाहिए ताकि हम उसे ठीक करें। दैट बिकेम माई मोटो एंड दैट बिकेम माई गोल। एक पेशेंट देन वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे पेशेंट को रिकमेंडेशन दिया एंड देन यू नो इट बिकेम अ हब। फिर मैंने अपने साथ साथ अपनी एक टीम को खड़ा किया जो कि यू नो जहाँ मैं पहुँच नहीं सकती वो भी वहाँ पहुँचे। एक होम विजिट की टीम ऐसे मैंने खड़ी करी अपने साथ साथ। एंड हम अपने क्लिनिक में आज न्यूरो, ऑर्थो, पेड्स, इन सब केसेस को हम ठीक करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड या कौन सा ऐसा सम्मान जो आपके दिल के बहुत करीब रहा कि मैं इस पल को नहीं भूल सकती हूँ? ओके तो जो अवार्ड मुझे मिला था दैट वाज राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड जो मुझे अभी लेटली मिला था। दैट वाज ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी। ओके। सो दैट वाज द मोस्ट स्पेशल अवार्ड फॉर मी क्योंकि एक तो पहले मुझे एक नेशनल अवार्ड मिल रहा है एंड दूसरी चीज ये कि यू नो दैट वाज ड्यूरिंग माय मदरहुड। सो दैट बिकेम अ किक एंड अ रियल मोटिवेशन दैट यू नो आगे भी इनके लिए और अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। एंड वो एक स्टेपिंग स्टोन था कि आपकी मेहनत, देखो हम सब डॉक्टर्स मेहनत करते हैं बट जब उसको रिकग्निशन भी मिलती है, सबसे पहली रिकग्निशन तो मैं ये बोलूंगी जब वो पेशेंट ठीक होके एक स्माइल के साथ जाता है ना कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और जब उस मेहनत को जो आप ठीक कर रहे हो उसको एक रिकग्निशन मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। तो व्हेन आई गॉट दैट नेशनल अवार्ड वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। प्लस दैट वाज ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी सो दैट वाज इवन मोर स्पेशल। ओके। एज इन अगर फीमेल की मैं बात करूं, चूंकि आज के समय में हम देखते हैं कि कहने के लिए है कि फीमेल्स बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आजकल ऐसे कुछ लोग हैं जो फीमेल्स को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। ऐसे में एज एन फीमेल आपने अपने आप को अचीव किया है, एक जगह पहुंचाया है, तो क्या कभी एज एन फीमेल कोई प्रॉब्लम आई कि मैं कि नहीं लड़की हूं तो अभी नहीं कर सकती हूँ, कुछ ऐसी चैलेंजेस? सी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई हैव ट्विन बॉयज नाउ। तो मदरहुड के बाद जैसे कहते हैं ना कि लैप्स आ जाता है, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चीज़ें रही हैं एक चैलेंज क्योंकि मदरहुड एंड मॉम ऑफ टू के साथ यू हैव टू हैंडल योर क्लिनिक। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये। स्टार्टिंग में लगा कि कैसे कर पाऊंगी, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था कभी कभी। बट एक चीज़ मैंने मानी है और मैंने अपने लाइफ जर्नी से सीखी है कि ना गिल्ट और सोसाइटल प्रेशर को साइड पे रखना चाहिए। प्रायोरिटाइज दो चीज़ों को करो। स्पेशली मैं ये वर्किंग मदर्स के लिए बोलूँगी, प्रायोरिटाइज हमेशा दो चीज़ों को करो कि आपने शुरुआत क्यों करी थी, आपने यहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी थी। वो आपकी लाइफ का पहला मोटिव होना चाहिए और कभी भी अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। और दूसरी चीज़ ये, आपकी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए। कल को वो जब लुक अप टू करेंगे और बोलेंगे कि यू नो माई मदर इज अ डॉक्टर, दैट विल बी योर स्टेपिंग स्टोन एंड उनके लिए करो। मेक दीज टू योर प्रायोरिटी और ये दो चीज़ें आपकी लाइफ का आपका बेस्ट वर्जन डिमांड करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज में आपको परफेक्ट होने की जरूरत है। प्रोग्रेशन आई बिलीव इज द की। अपनी गलतियों से सीखो, ट्राई टू इम्प्रूव इट। हर दिन हो सकता है आप परफेक्ट नहीं होगे बट आप पहले से जरूर बेटर होगे। और यही चीज को मैंने अपना मंत्रा लेके चला और थिंग्स हैपन। जैसे आपने बताया कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था ये डॉक्टर्स वाला नहीं, मतलब बिजनेसमैन थे, जॉब इंजीनियरिंग इस तरह का बैकग्राउंड था, तो जब आप आगे बढ़ रही थी तो फैमिली का किस तरह का सपोर्ट था? डेफिनेटली मैं बोलूँगी 100% मेरी फैमिली ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर मदरहुड के साथ साथ मैं अपने क्लिनिक को संभाल पाई, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली। माई मदर टेकिंग केयर, मेरे बच्चों का ध्यान रखा उन्होंने। मेरी मदर इन लॉ, फॉर दैट मैटर मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से बच्चों को समझा, मेरे कैरियर को की इम्पोर्टेंस को समझा कि मैंने इतने साल इस कैरियर के लिए दिए हैं तो वो अभी मेरा टाइम डिमांड करते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया कि मुझे मेरा कैरियर ना कंटिन्यू करने का एक सेकंड थॉट आए दिमाग में। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो पहला क्लिनिक खोलने का सपना था वो सिर्फ मेरा अपना नहीं था, वो मेरी पूरी फैमिली ने देखा था। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपना क्लिनिक पहली बार खोला था तो उसकी जो दीवार थी ना, द एंट्री वॉल, तो मेरी बहन बैठ के, इधर आपका ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए दीदी, और ये ना हम वेटिंग एरिया बनाएंगे, तेरे पहले क्लिनिक में ना स्पेस की कमी थी तो उसको ना हम लोग रिहैबिलिटेशन एरिया बना देंगे।
everyone, my father, my mother, my in-laws, उनका सबका इनपुट है मुझे आज यहाँ पे पहुँचाने के लिए। बिल्कुल। जो भी मैं आज हूँ उसका 100% क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देती हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, बी इट माई मैटर्नल एंड बी इट माई इन-लॉज फैमिली, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। और एक वर्किंग फीमेल तभी इतनी प्रोग्रेस कर सकती है अगर बैक हैंड पे इतना अच्छा सपोर्ट हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस अच्छे तरीके से, खूबसूरती से और जितने हैप्पीनेस के साथ आप बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी भी फीमेल्स जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो हैं, उनको अगर फैमिली का सपोर्ट हो, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल, आपकी तरह ही शाइन करेंगी। बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहूँगी कि फिज़ियोथेरेपी में टेक्नोलॉजी और नए ट्रीटमेंट किस तरह से बदलाव ला रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में आप इस क्षेत्र को कहाँ पर जाते हुए देखती हैं? ओके, तो अभी क्या है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड बन चुकी है। देखो हुँ, आजकल जो मेजर इशू हम लोग फेस करते हैं, कोविड के बाद से मैंने देखा कि मोस्टली जितना भी वर्क लाइफ है वो हमारा स्क्रीन्स के सामने या मोर ऑफ डेस्क वर्क जॉब हो चुका है। लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ना हमारी स्लीप प्रॉपर है। हुँ, फॉर दैट मैटर क्या है ना, लाइफ में एक ईज आ गया है। पहले हम सीढ़ियाँ चल के जाना चाहते थे, आजकल हम लिफ्ट प्रेफर कर रहे हैं। हुँ, मॉल्स में भी हम लोग एक्सकेलेटर पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ईज़ कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा बैकहैंड चीज़ भी लेके आ रहा है कि समवेयर हमें लेथार्जिक बना रहा है वो। हुँ, हमारे लाइफ़स्टाइल्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स और बोन्स के प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिजियोथेरेपी इसको एक एडेड सपोर्ट ऐसे ऐड कर रहा है क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल करेक्शंस, पोस्चरल करेक्शंस, इन सब चीज़ों पे वर्कअप कर सकते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी। हुँ, फिजियोथेरेपी सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको जब तकलीफ हो तब आपको फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना है। आपकी बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो होती हैं, पोस्चर करेक्शन, आप लंबी देर बैठ रहे हो, जब लेथार्जी आ रहा है या एक स्पैज़म भी आ रहा है, तब भी आपको फिजियोथेरेपी की नीड है। और आने वाले टाइम पे स्काई इज द लिमिट फॉर फिजियोथेरेपी क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, बात करूँ एडवांसमेंट की, तो एडवांसमेंट इतनी आ चुकी है कि एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक के लिए आपको फिजियोथेरेपी की नीड होती है। बिल्कुल। आप न्यूरोलॉजिकल केस जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी, इन सब चीज़ों में आपको फिजियोथेरेपी की नीड है। इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स तक को फिजियोथेरेपी हुँ, की ज़रूरत है। तो फिजियोथेरेपी हैज़ रीच्ड एंड टच द स्काई। सुनीता विलियम्स जब आए थे तो उनको एक प्रॉपर ग्राउंड एटमॉस्फेयर या अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अडेप्ट करवाने के लिए फिजियोथेरेपी सेशंस लेने पड़े थे। हुँ, सो फिजियोथेरेपी हैज़ टच द स्काई, तो हुँ। आने वाले टाइम में तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू प्रोग्रेस। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्लिनिक की ज़िम्मेदारियों को, जैसे आपने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो ऐसे में अगर देखें तो 2 बच्चों के साथ इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को मतलब कैसे बैलेंस कर रही हैं सारी चीज़ों को? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि भई बैलेंस कैसे कर रही हैं आप सारी राइट, चीज़ें? मुझे ऐसा लगता है ना कि डिफिकल्टी इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जब तक आपको लगता है, और बैलेंस ना इम्पॉसिबल नहीं है, हुँ, बैलेंस डेफिनेटली पॉसिबल है। हर चीज़ को अगर आप प्रायोरिटाइज करके चलोगे तो ऑब्वियसली आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। um, और यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि कब किस चीज़ में आपको कितना टाइम और अटेंशन देना है। जैसे अगर मैं क्लिनिक में होती हूँ तो मेरी प्रायोरिटी मेरे पेशेंट्स रहते हैं। हुँ, सिमिलरली अगर मैं घर पे हूँ तो मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे और घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो प्रायोरिटाइज जब आप जहाँ पे हो उस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करो। एंड मदरहुड मैं बोलती हूँ एक लोड नहीं है, हुँ, मदरहुड तो सुपर पावर है जो बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। हुँ। सो आई जस्ट बिलीव दैट। हुँ। खेलों में चोटों से जो एथलीट्स जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे क्रिकेटर्स को देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जिन्हें चोट लगने के बाद मतलब वो मेंटली भी बिल्कुल हार जाते हैं, काफ़ी टाइम बेड पे रहते हैं, नहीं खेल पाते वापस से। तो ऐसे लोगों को आपका संदेश क्या होगा ताकि वो जल्दी रिकवर कर सकें और मेंटली खुद को मजबूत कर सकें? तो द ओनली थिंग इज दैट देखो, लाइफ में जब अप्स आते हैं तो डाउन्स भी आते हैं बिल्कुल साथ आते में। हैं। उस चीज़ को हमें एक एक्सेप्टेंस जैसे लेना चाहिए एंड सोचना ये चाहिए हाउ टू ओवरकम इट। हुँ, मैं किस तरह से, आपकी अगर मेहनत, डेडिकेशन और आपका अगर पैशन है अपनी फील्ड को लेके, आप, मुझे ऐसा लगता है आप हर बीमारी से निकल सकते हो। हुँ, और राइट टाइप ऑफ गाइडेंस, राइट हुँ, टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर हम एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के थ्रू पेशेंट्स को लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली वो वापस खेल पाएंगे। एक जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, अगर ऐसी कोई नीड पड़ती है तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी
हम कराते हैं ताकि पेशेंट और जो एथलीट हैं वो वापस रिवाइव बैक कर सके अपने स्पोर्ट्स के लिए। तो आप आपके क्लिनिक में जब आप बैठती हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो आज के समय में जो आप देख रही हैं, क्योंकि बहुत हाईटेक ज़माना है, लोग जो हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट कैसे आते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम जो है वो मेजर होती है लोगों में? सो आजकल जैसे मैंने बताया डेस्क वर्क जॉब्स हैं हुँ, सबकी, या हम बहुत ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हुँ, हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, एंड उस टाइम हम जो पोस्चर मेंटेन करते हैं शायद वो बहुत गलत तरीके से मेंटेन करके देखते हैं फ़ोन्स वगैरह। हुँ, तो मेजरली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो लोअर बैक एक, नेक पेन्स, इसके बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये पॉपुलेशन 20 एज ग्रुप से भी शुरू हो रही है हुँ, आजकल हुँ, हुँ, क्लिनिक के। हुँ, क्योंकि अगेन जो पहले हम क्या करते थे, हम किताबों से पढ़ाई करते थे। हाँ, आजकल लैपटॉप्स में स्लाइड्स मिल रही हैं, बच्चे भी लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करके अपनी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस या वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगेन जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है लैपटॉप पे बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, वो हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी पोस्चर इम्पैक्ट करता है, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन्स निगल्स हमें फील होते हैं। तो ये जो केसेस हैं, नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक एक, जिम में वेट ज़्यादा उठा लिया, हुँ। अगेन डिस्क बल्ज आ गया, विच दीज आर वेरी कॉमन केसेस जो मैं क्लिनिक में डेली बेसिस पे इनकाउंटर करती हूँ। जैसे जिन पेशेंट्स की आप बात कर रही हैं, तो आपने लोगों में एक चीज़ देखी होगी, मतलब ये आपको भी लगता होगा कि नॉर्मली लोग आज के टाइम में गलती क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे ऑफ़िस में जाते हैं, हम लोग भी हैं, जैसे मेरा भी सारा काम बैठ के ही है ज़्यादातर, तो मतलब अमूमन लोग गलती क्या कर रहे हैं? देखो, मैं बोलूँगी अगर सबसे बड़ी गलती जो चल रही है वो ये है, हम ये नहीं बोल सकते हमें कम्प्लीटली सीधा बैठ जाएं, हम हाँ। रोबोट्स नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सके हमें अपनी पॉस्चरल करेक्शन करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी सनलाइट वाली विंडो है, हम उसके बाद अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, हुँ, तो उसमें ग्लेयर आता है, तो आप ज़्यादा फोकस करके स्क्रीन पे हाँ। देख रहे हो, तो उसकी वजह से आपका फॉरवर्ड नेक पॉस्चर आ जाएगा। हुँ, अगर आपका स्क्रीन का हाइट अच्छा नहीं है तो अगेन आप थोड़ा सा स्लाउच करके देखोगे, हुँ, अगेन नेक में स्टिफनेस होना बहुत लाजमी है। हमें हमेशा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए, आपकी बॉडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग इन वन पोजिशन झेल पाएगी, हुँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, मैं कहती हूँ थोड़ा सा पानी सिप करो, जस्ट वॉक अराउंड अ लिटिल, कम बैक, स्टार्ट योर वर्क अगेन। हुँ, आई अंडरस्टैंड कि काम फोकस भी रिक्वायर करता है, बट टू गिव योर सेल्फ दैट अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको एक छोटा सा वॉक लेके आना हुँ। है, बैठे बैठे थोड़े से स्ट्रेचेस कर लिए, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प। ठीक है। ऐसे में एक और सवाल, जैसे क्या होता है आपके पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो क्या कोई ऐसा पेशेंट आया जो बहुत छोटा है उम्र में लेकिन फिर भी उसको फिजियोथेरेपिस्ट की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हार्ट अटैक की अगर हम बात करें, तो पहले क्या राइट। होता था कि हार्ट अटैक का जो रेट था वो होता था कि ठीक है 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब हार्ट अटैक आ गया, ठीक है अब तो जाना ही था, ये राइट। वाली स्थिति थी कभी पहले। अब क्या हम देखते हैं कि कोई 15 साल का बच्चा है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, 11 साल का है, अभी हमने देखा रिसेंटली एक 7 साल के बच्चे को भी आया था। तो क्या ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला इसकी एक स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड भी है, हुँ, जैसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक फ़िज़ियोथेरेपी। अच्छा। हाँ जी, तो उस केस में हम बच्चों को हैंडल करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हुँ, तो उस केस में आजकल बच्चों का जो क्योंकि लैपटॉप्स के सामने बैठे रहे थे, जैसे अब कोविड टाइम भी आया था तो उनके भी लेक्चर्स लैपटॉप के सामने थे। हुँ, उन उसने उनको ये पोस्चर्स वगैरह को बहुत सिवियरली इम्पैक्ट किया है। हुँ, एंड उस केसेस के लिए भी, जैसे हंच बैक हो गया और ऐसी सब केसेस के लिए भी पेशेंट आते हैं। बात करूं अगर बच्चों की, तो बच्चों में भी जैसे सेरेब्रल पैल्सी या न्यूरोलॉजिकल केसेस होते हैं, क्लब फुट डिफॉर्मिटी, हुँ, या पैदा होते ही बच्चे जब थोड़ा सा ढंग से नहीं चल हुँ, पाते हैं, हुँ, इन हुँ, सब चीज़ों के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हुँ, तो हम उनका मूवमेंट किस तरह से चलना है, कुछ ब्रेसेस फिक्सेशंस के थ्रू उनको एक अलाइनमेंट दे के फिर उनको चलवाना, कैसे हुँ। चलना है, कैसे, कई बच्चे क्रॉल नहीं कर पाते कई हैं, बच्चे खड़े नहीं हो पाते खड़े नहीं हैं। हो पाते हैं, तो इन सब चीज़ों में हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हुँ, हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं ताकि ब्रेसेस फिक्सेशन से पहले हम उनके पैर का जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करें, उसके बाद उनको मूवमेंट सिखाएं, हुँ, और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते, मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं
जो रिगेन हो गए हैं वापस से। क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, अगर जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हाँ बहुत जी। से बच्चे हैं जो खड़े नहीं हो पाते हैं, मेरे राइट। खुद के नोन्स में भी हैं। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत काम का है, आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। और फिर जब मैम का मैं पॉडकास्ट लेकर आई हूँ तो आप बात कर सकते हैं उनसे, और आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप खुलकर बात कर सकते हैं और मैम से मिलकर आप अपने ट्रीटमेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक और सवाल मैम, यहाँ पर है, जैसे आपने शुरुआत की, क्लिनिक खोला, बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि भाई मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज़ हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो कुछ सीखने को मिलता है। क्या राइट। सीखने को मिला इस जर्नी में कि मैंने ये सीखा कंचन? तो सीखने को ये मिला कि बैरियर्स हुँ, और रुकावटें सिर्फ आपकी सोच है, हुँ, ठीक है? अगर आपने ठान लिया है ना कि मैं ये कर सकती हूँ, हुँ, तो ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको रोक सके उसको करने हुँ, से। आपको ईमानदारी और मेहनत जो आपकी है, वो आई डोंट थिंक कभी वेस्ट जाती है। हुँ, बस अपनी फुल डेडिकेशन, ईमानदारी से अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, तो आप आगे प्रोग्रेस कर दोगे। एंड आई बिलीव एक ऐसा प्रोफेशन जो लोगों की दर्द लेके जा रहा है, हुँ, उससे बड़ी ब्लेसिंग और रिवॉर्ड शायद ही कुछ होगा। दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन। एक पेशेंट की स्माइल वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन जब वो हुँ, ठीक होके जाता था। हुँ। एंड वो आगे बढ़ता गया फिर ऐसे। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात कही कि किसी का दर्द लेकर जाता है, क्योंकि मैं भी अपने ऑफ़िस में देखती हूँ, कई लोग ऐसे हैं कि आज पीठ में दर्द हो रहा है, आज आई नो, कमर में दर्द हो रहा है, आई आज नो। पैर में दर्द हो रहा है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास इन सारी चीज़ों का इलाज है और आप बिल्कुल। मिल सकते हैं। अच्छा, आने वाले समय में आपने अपना खुद स्टार्टअप किया है, आपका क्लिनिक है, आप इतना आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में अपने क्लिनिक को, खुद को कहाँ पर देखती हैं? सो डेफिनेटली दिल्ली से आगे बढ़ना है। अच्छा। तो अपना क्लिनिक जितना हो सके उतना एक्सपैंड करना चाहूँगी। इंडिया में काफ़ी सारी ब्रांच हुँ, खोलना चाहूँगी, ना कि सिर्फ दिल्ली में। हुँ, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी अगर कहीं पे एक्सपैंड कर सकूँ तो आई वुड डेफिनेटली वांट। द ओनली गोल इज़ नॉट जस्ट टू गेन मनी। हुँ, पर्पस ये है कि जितने लोगों को अपने हीलिंग से मैं ठीक कर सकूँ, हुँ, उतना मैं चाहूँगी। हुँ, एंड मुझे कम्युनिटी रेज़ करनी है। आज भी लोगों के दिमाग में सिर्फ़ एक साइकोलॉजी है फिज़ियोथेरेपी को लेके कि फिज़ियोथेरेपी सिर्फ़ मसल्स या बोन्स की प्रॉब्लम के लिए हाँ, होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिज़ियोथेरेपी नियरली 8 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें कार्डियोपल्मोनरी फिज़ियोथेरेपी जो कि कोविड के टाइम पे पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट वापस रिवाइव किया था। हुँ, हमने बहुत आर्टिकल्स पढ़े न्यूज़ में उसके लिए। ऐसे ही पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो बच्चों के लिए होती है, जेरियाट्रिक जो एल्डरली पॉपुलेशन को ठीक करती है। हुँ, मैंने बताया एस्ट्रो फिजियोथेरेपी तक आ गई है अब, हुँ, ठीक है? जो कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के लिए तैयार करती है। हुँ, स्पेस से आने के बाद अर्थ के लिए तैयार करती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेल करना है मुझे। फिजियोथेरेपी कल को आने वाले दौर में मैं चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ बने कि जब किसी के दिमाग में ऐसा ख़्याल आए कि उसको पेन है, जो पहला सॉल्यूशन हो वो फिजियोथेरेपी हो। हुँ। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन के किसी को ठीक कर सके, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कहूँ, मैं मतलब मेरा तो मानना ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप द मतलब जाओ आप दवाइयों पर, लेकिन मुझे बिल्कुल, लगता है कि अगर बिना दवाइयों के आप ठीक हो रहे ठीक हो और हो एक सकते हैं, हाँ। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको ठीक कर रही है, तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। अंत में आपका वो कौन-सा लाइफ़ का मतलब मोटिवेशनल, आपका क्या खुद का क्या विचार है, जिसे आप हमेशा मानती हैं और हमारे दर्शकों को भी देना चाहेंगी, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी देना चाहेंगी ताकि कुछ सीख सकें? बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके मन में एक सपना है, एक ड्रीम है, हुँ, तो हमेशा उसको पंख दो, हुँ, उसको उड़ान दो और स्काई है फिर लिमिट। आप कभी भी रुकोगे नहीं। एंड मेरा मानना ये है कि बैरियर्स हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं, तो वो बैरियर्स को हमें भी कभी भी इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अपने गोल पे, अपनी डेडिकेशन और मेहनत पे फोकस करना चाहिए एंड हर ऑब्स्टिकल हम ओवरकम कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। एक छोटा-सा रैपिड फायर मैं और लूँगी आपसे, श्योर। क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट में ये रैपिड फायर बहुत काम आने वाला है लोगों के। अगर आप एक फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो फिर क्या होती? अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो डेफिनेटली एज यू सेड आई वुड हैव लव टू गो इनटू अ प्रोफेशन लाइक एक्टिंग और सो, बिकॉज़ दैट हैज बीन माय पैशन ऑल थ्रू. मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। So during my school times I used to participate a हुँ, lot into the acting, dance and drama a lot. So yeah, that would have been my profession. ओके। तान्या को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राजमा चावल. हाँ, तान्या अगर किसी चीज़ को लाइफ़ में छोड़ना चाहती है, अभी 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 मैं कहूँ अभी छोड़ना है, तो वो कौन-सी चीज़ होगी? I would say regret of not doing it. तान्या को चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी?
कॉफी। ओके। लोगों को एक ऐसा मैसेज जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के मैं कहूँ कि खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, अभी आज ही छोड़ देनी है, तो वो कौन सी चीजें होंगी लोगों के लिए? तो मेरा मानना ये है, ईज की तरफ भागना छोड़ो। हम्म। अगर आपको मौका मिलता है स्टेयर्स से जाने का और लिफ्ट से जाने का, चूज स्टेयर्स इंस्टेड। हम्म। जंक एक सोल्यूशन नहीं है, जस्ट बिकॉज वी हैव जोमैटो, ब्लिंकिट नाउ। ट्राई टू मेक होम कुक्ड हेल्दी फूड। हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, हेल्थ आपको ठीक रखेगा। लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे और टेस्ट बड्स को नहीं, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को हमने जैसे देखा, मतलब मैं तो काफ़ी सारे लोगों से मिली, लेकिन आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा कि एक मदरहुड होने के नाते आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला, लेकिन फिर भी अपने पैशन को, करियर को नहीं छोड़ा। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और फिर अगर जैसे कि हमने बात की कि अगर पीठ में दर्द है या कहीं पर भी दर्द है भाई, तो आप मैम से मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम। मच। थैंक यू।